यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 20 टॉपिक यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन का अपना यहाँ पर टारगेट चल रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ से 20 टॉपिक से आपके 20 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर अप्रैल 2025 से और आपका अप्रैल 2025 तक मान लो, बल्कि मार्च 2025 से यहाँ पर अप्रैल 2025 तक 26 तक मान लो, तो इतने यहाँ पर एक साल की जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके सिर्फ वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये सब नहीं कि यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, टॉपिक के सब करते जा रहे हैं, एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे वो भी नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है ना, लगता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 20 क्वेश्चन ये, और इसके बाद आपको 10 से 12 या 15 क्वेश्चन और मिलते हैं, किसमें, वो डेली टारगेट में मिलते हैं। डेली टारगेट आपका 10 बजे करीब 10:30 बजे अपलोड होता है, उसमें आप देखो, उसमें आपको टारगेट रोज पढ़ने को मिलता है, क्या क्या टॉपिक आज पूरे दिन में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें टॉपिक दिए होते हैं करंट अफेयर्स के, पूरे रीड करने, उसके बाद अपने एमसीक्यूज का सॉल्व करने हैं, राइट। तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, डेली होता है, राइट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसे बहुस्तरीय मूल्यांकन में माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो NCAP है उसके तहत 130 शहरों में आयोजित किया जाता है। पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा, यह पुरस्कार जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों को दिया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसमें से 3 श्रेणियों में, जैसे कि श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले, श्रेणी 2 में जो होता है वो 3 लाख से 10 लाख के बीच में, राइट, और श्रेणी जो 3 में आते हैं वो 3 लाख से कम आबादी वाले, राइट। तो याद रखना है 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया इनको। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, किसी भी शहर में 200 में से पूर्ण अंक फुल स्कोर प्राप्त नहीं किया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2025 ने हाल ही परिणाम थे उसमें से सूरत ने 200 में 200 पूरा स्कोर या फुल स्कोर प्राप्त किया है, ठीक है, और इतिहास भी रचा है इसमें, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत है कि किसी ने पूर्ण अंक नहीं प्राप्त किए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 1-2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पलास कैट के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। पलास कैट हिमालय और तिब्बती पठार की स्थानिक प्रजाति है, एंडेमिक प्रजाति। एंडेमिक वो होती है जो उसी स्थान पर सिर्फ पाई जाती है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से दूसरे का ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पलास कैट जो है जिसे मैनुअल भी कहा जाता है, ठीक है, ये केवल हिमालय या तिब्बत के स्थानिक जो एंडेमिक क्षेत्र में नहीं, स्थानिक क्षेत्र में यहाँ पर होगा वो नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पर मध्य एशिया के पास मैदानों में पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति होती है। इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, इस सब हिस्से में देखने को यहाँ पर मिलतेंगी, ठीक है। पहले यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि एंडेमिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पाई जा रही है। सेकेंड, पलास कैट अत्यधिक सामाजिक है और बड़े समूह में रहती है। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्ली बिल्कुल भी है ना, ये बिल्ली ये कैट बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, ये एक एकांत प्रिय जानवर है और केवल प्रजनन काल के दौरान ही यहाँ पर दूसरे से मिलती है, और ये केवल गुफाओं में अकेले रहना पसंद करती है। ये भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं तो अकेले रहते हैं, वैसे ये भी। तो क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर क्या होगा, दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट है, ठीक है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में विचार करना है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये लद्दाख में स्थित काराकोरम श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित होती है। यह महान जल निकासी विभाजन के ठीक दक्षिण में स्थित है, जो यूरेशियन प्लेट को भारतीय प्लेट्स में अलग करेगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये ग्लेशियर यूरेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक जल विभाजक का काम करती है। नुब्रा नदी इसी ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है और अत्यधिक हिमनद के कारण इसे कभी कभी तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत ने यहाँ जो नियंत्रण किया था उससे यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे अधिक हिमनद क्षेत्र वाला क्षेत्र होने के कारण इसे अक्सर तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा, 1 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट था, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों सही है। क्या होगा आंसर, सभी 3 करेक्ट हो जाएंगे, सही है। सी।
क्वेश्चन नंबर 4 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किस मामले निम्नलिखित में कौन से मामले शामिल है? आंसर हो जाएगा इसमें शामिल है एक तो निर्वाचन नामावली, ठीक है, तैयारी, सही है। दूसरा तैयार होगा इसमें मतदाताओं की योग्यता और अयोग्यता का देखना, देख रेख करना, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से चौथा चुनाव के उद्देश्य का निर्वाचन के क्षेत्र में परिसीमन करना, ठीक है। ये तीनों शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों में पंजीकरण ये शामिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1951 जो अधिनियम है ये बताता है कि ये चुनाव संचालन, चुनाव अपराध, चुनाव के विवाद और राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये 1951 में आ जाएगा, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 करेक्ट है। तो पूछा क्या है? पूछा कौन सा सही है? तो 1, 2, 4 करेक्ट है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 बोला है भारत में दलहन उत्पादन जो पल्सेस यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसके बारे में विचार करना है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% खपत 25% और खपत में 27% के आयात में 14% में हिस्सेदारी के साथ यहाँ पर शीर्ष पर होगा। पहला सही है। सेकंड, भारत में खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रफल दालों का हिस्सा लगभग 20% है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि दालें भारत के कुल खाद्यान्न क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा कवर करती हैं और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। तीसरी बात है कुल उत्पादन में रबी दालों का योगदान 70% से अधिक होगा। तीसरी बात गलत है कि यहाँ पर भारत में दालों का उत्पादन रबी के सीजन की जैसे चना उसका योगदान काफ़ी अधिक है, लेकिन ये लगभग 60 से 65% के आसपास रहता है, ना कि 70% से अधिक, ठीक है। 60% से 65% के बीच में रहेगा, इससे कम हो सकता है, 70 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शेष हिस्सा खरीफ के दालों का जैसे अरहर, मूंग इनका होता है। तो क्या होगा? ये बात गलत है। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है घुमा के क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 करेक्ट है, राइट। तीसरा गलत होगा। पूछा क्या इसमें? 1, 2 करेक्ट पूछा क्या है इसमें? पूछा है कौन सा सही नहीं है, कितने सही नहीं है? तो एक सही नहीं है, तीसरा केवल एक सही नहीं है ना। केवल एक का मतलब ये पहला नहीं है, केवल एक का मतलब तीनों में कितने सही नहीं है, तो एक यहाँ पर सही नहीं है 3 में, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 सही था, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। मिस्र, ठीक है, जिबूती, सूडान, इथोपिया, यमन। इनमें से यहाँ पर कितने 5 देशों के नाम दे रखे हैं। उपरोक्त में से कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। एक तो यहाँ से देखो देख लेते हैं कौन कौन नंबर से। यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, पहला मिस्र करेक्ट है, सूडान, जिबूती करेक्ट है, सूडान भी करेक्ट है, और पांचवें यमन भी। इथोपिया इसमें नहीं होगा, इथोपिया इसमें नहीं होगा, यहाँ पे सऊदी अरब होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 5 करेक्ट है। 1, 2, 3, 5 करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 5 बी नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा द्रविड़ आंदोलन की निरंतरता के रूप में की गई थी। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि पेरियार ईवी रामास्वामी ने इसे सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू किया था। उनका मानना था कि आत्मसम्मान के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। सेकेंड बात है पेरियार ने आत्मसम्मान की धारणा को समानता, स्वतंत्रता और साम्यवाद के साथ जोड़ा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसने विधवा, पुनर्विवाह और संपत्ति को अधिकार सहित यहाँ पर महिलाओं के हितों की वकालत भी की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और जातिगत जो भेदभाव थे उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। तीसरा हो गया। चौथा, इसने आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की जिसने ब्राह्मण, पुजारी और उन धार्मिक यहाँ पर अनुष्ठानों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जो संस्कृत आयोजित नहीं किए जाते थे। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आत्मसम्मान जो थे विवाह इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसमें किसी पुजारी या धार्मिक मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे यहाँ पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती मिली हो, और मद्रास सरकार बाद में इसे कानूनी मान्यता भी दी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी सही है, 1, 2, 3, 4 सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आईआईटी में महिलाओं के लिए अधिसंख्य कोटे
के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात। पहला बोला ऐसे, इस नीति ने पुरुष उम्मीदवार को मौजूदा प्रवेश को कम के बिना महिला उम्मीदवार की अधिक सीटें बनाई है। पहली बात क्या होगी, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये नीति 2018 में लिंग संतुलन सुधारने के लिए लाई गई थी और इसमें मौजूदा सीटों की नहीं काटा गया था, बल्कि यहाँ पर अलग से अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई थी ताकि यहाँ पर पुरुष उम्मीदवारों के अवसरों पर प्रभाव न पड़े। सही है। दूसरा, IIT में महिलाओं नामांकन पर अब लगातार बढ़कर कुल प्रवेश का लगभग 40% हो गया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को नामांकन भारी वृद्धि तो हुई है, लेकिन यहाँ पर ये 20% लक्ष्य तक पहुंची, ना कि 40% तक। और 2024-25 के आंकड़ों में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था ताकि प्रत्येक विभाग में महिलाओं की उपस्थिति 20% तक सुनिश्चित की जा सके। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटर निकोबार परियोजना के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें। इसकी कल्पना पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सागरमाला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना और इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा और बिजली जैसे संयंत्र स्थापित करना होगा। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा है, इसके कार्यान्वयन में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS जैसे सोमपेन और निकोबार द्वारा बसे जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में डायवर्जन शामिल होंगे। तीसरा भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस परियोजना में विवादास्पद रही, क्योंकि यहाँ पर इसमें सोमपेन, ग्रेट निकोबार जनजातियाँ भी यहाँ पर आरक्षित जंगलों का उपयोग करती थी और पार्लियामेंट ने चेतावनी दी थी कि जो थे वैज्ञानिक लोग, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे इन संवेदनशील जनजातियों की जीवन शैली और क्षेत्र की विविधता को खतरा हो सकता है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में विचार करना है। ये बोला है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का शुद्ध FDI अंतर्वाह बढ़कर लगभग 10 बिलियन डॉलर हो गया है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का शुद्ध FDI अंतर्वाह मजबूत रिकवरी दिखाते हुए लगभग 10 बिलियन डॉलर के स्तर पर पार कर गया है। सेकेंड बात है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत का शुद्ध ये तो हो गया। सेकेंड बात है, FDI का तात्पर्य विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार इक्विटी और बॉन्ड खरीदने से होगा। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये बुनियादी परिभाषा की इसकी गलती बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर FDI जो होता है इसका अर्थ होता है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश को करना और अपनी इकाई स्थापित करना, जैसे कि कारखाने खोलना, ठीक है, बाजार में केवल शेयर धरना और बॉन्ड खरीदना। FII है उसमें ये कहलाता है, तो सेकेंड बात गलत होगी, FDI नहीं होगा। तीसरा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का बाहरी FDI लगभग 75% बढ़कर 29.2 बिलियन डॉलर हो गया है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि भारत कंपनियां अब विदेशों में निवेश कर रही हैं और यहाँ पर वित्त वर्ष 24-25 में भारत का बाहरी FDI जो है ये बढ़कर 75% बढ़कर 29.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारतीय निगमों की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 1 सही और 3 सही है, आंसर हो जाएगा आपका 2 बातें करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कितने देश OPEC प्लस के वॉलंटरी एड का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वें का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी चारों हैं, सऊदी अरब, रूस, इराक, कजाकिस्तान। ठीक है, वॉलंटरी एड्स क्या होता है? ये वॉलंटरी जो एड है क्या होता है? देखो, एक OPEC प्लस उन 8 देशों का समूह है जिन्होंने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने और स्वेच्छा से अपने तेल उत्पादन को कटौती करने का निर्णय लिया था। इनके सदस्य में, इन 8 देशों के सदस्य में सऊदी अरब, ठीक है, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, UAE संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत, कजाकिस्तान और अल्जीरिया और ओमान शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लो। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है सभी चारों। क्वेश्चन 12 है, भारत में शिशु मृत्यु दर के संबंध में विचार करना है। शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष में कम शिशु के बच्चों की मृत्यु संख्या होती है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
करेक्ट है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर IMR की मानक परिभाषा यही होती है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या कितनी है। पहला सही है। सेकंड है, केरल में भारत के सबसे कम शिशु मृत्यु दर्ज वाले जो दर्ज करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि केरल ऐतिहासिक रूप से भारत में स्वास्थ्य मानकों का अग्रणी रहा है और हालिया आंकड़ों में ये इसके अनुसार केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम एकल अंक में है, जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्यों में ये दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। ठीक है, आंसर क्या होगा? एक सही है और दूसरा भी सही है। पूछा कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं, टी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आकाश मिसाइल प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है प्रणाली है, जिसमें यहाँ पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL हैदराबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आकाश मिसाइल को DRDO द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है और ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका प्रमुख निर्माता है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर है, राइट। और UPSC अक्सर यहाँ पर क्या करता है, डिजाइन और यहाँ पर उत्पादन करने वाली संस्थाओं को लेकर के घुमाएगा बातों को, राइट। तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, आकाश एक उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक जो होती है और रैमजेट इंजन रॉकेट प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि आकाश की मिसाइल जो होती है ये सबसे बड़ी इसकी खूबी ये होती है कि यहाँ पर रैमजेट तकनीकी पर आधारित होती है और ये दुनिया की इसे अपनी श्रेणी की मिसाइलों की तुलना में अधिक कुशल और सटीक बनाती है, क्योंकि यहाँ पर इससे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका केवल 2 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, ब्लड मून प्रभाव, ब्लड मून इफेक्ट के बारे में विचार करना है। देखते हैं 14 को। इसमें बोले कथन 1 कथन 2। ठीक है, कथन 1 बोले यहाँ से पूर्ण ग्रहण जो होता है उसके दौरान चंद्रमा तांबे जैसा लाल हो जाता है। ये रैले प्रकीर्णन के कारण होता है जो नीले आकाश और यहाँ पर लाल नारंगी सूर्यास्त के भी जिम्मेदार होगा। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक कारण जो होता है चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को छानता है। ठीक है, रैले प्रकीर्णन के अनुसार वायुमंडल नीली रोशनी छोटी तरंगदैर्घ्य बिखेर देता है, लेकिन यहाँ पर लाल रोशनी जो होती है लंबी तरंगदैर्घ्य वायुमंडल को मुड़कर चंद्रमा की सतह पर पड़ती जिसे लाल दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड बात है, पृथ्वी का वायुमंडल छोटी नीली तरंगदैर्घ्य को अधिक मजबूती से बिखरता है, जबकि यहाँ पर लाल नारंगी तरंगदैर्घ्य को मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है ना? दोनों बातें यहाँ से इसकी सही और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है ना? आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन 15 है, सूडान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूडान अपनी सीमा जो साझा करता है उत्तर में मिस्र के साथ। ठीक है, उत्तर में मिस्र के साथ, दक्षिण में सूडान साउथ सूडान के साथ। ठीक है, साउथ सूडान के साथ, और पूर्व में इरिट्रिया के साथ और इथियोपिया के साथ पूर्व में। ठीक है, और पश्चिम में वह चाड मध्य अफ्रीकी गणराज्य, राइट, और उत्तर पश्चिम में लीबिया से। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर सूडान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। सूडान और नाइजीरिया के बीच चाड देश स्थित है, इस वजह से यहाँ पर साझा नहीं करेगा। आंसर 1 2 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन 16, भारत में बीमा जो इंश्योरेंस होता है उसमें GST सुधार के संबंध में विचार करना है। व्यक्तिगत टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को GST से पूरी तरह से छूट दी गई है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो अभी हाल ही सुधार के तहत यहाँ पर सरकार ने अपनी आम आदमी पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए व्यक्तिगत टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को GST से पहले जो 18% थी उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, नियोक्ता प्रायोजित समूह बीमा योजनाएं मानक 5% दर पर बनी हुई है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि नियोक्ता जो प्रायोजित है ये समूह बीमा योजनाएं पर अभी भी यहाँ पर मानक GST दरें लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5% नहीं बल्कि यहाँ पर 18% श्रेणी में आती हैं जब तक कि विशिष्ट छूट ना दी गई हो। तीसरी बात है, पूर्ण छूट बीमाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का उपयोग करने से रोकती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि एक तकनीकी पहलू है। जब किसी सेवा को पूरी तरह छूट
दी जाती है तो कंपनियां उस सेवा को प्रदान करने में खर्च किए गए इनपुट जैसे ऑफिस रेट, आईटी सेवाएं, इन पर चुकाए गए टैक्स का क्लेम नहीं कर सकती हैं। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है ना? 1 और 3 सही, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय पहल के बारे में विचार करना है, जिसे इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेड द्वारा शुरू किया गया है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो है ये ब्रांड इंडिया जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर एंड रियल टाइम जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है एपेडा, इसको एपेडा को यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सही बात है। सेकेंड बात है, इसका लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन के कृषि खाद्य को निर्यात प्राप्त करना होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, और भारत के कृषि निर्यात को $50 बिलियन के बीच यहाँ पर लाना। तीसरी बात है, ये पहल जीआई टैग और आयुष लिंक यहाँ पर जो निर्यात है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित करने का प्रयास करना होगा। तीसरा भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक पर मैंने डेली टारगेट में क्वेश्चन करीब 3 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, याद रखने इसलिए मैं बोलता हूँ डेली टारगेट को आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आप पीएससी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हो तो ठीक है, दे रहे हो तो वहाँ से अगर नहीं फॉलो करो, कुछ चीज़ें आपसे ऐसे पॉइंट मैंने दे रखे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं, एक एक डीप पॉइंट जाके मैंने निकाले हैं, तो मिस करोगे आप एग्जाम में जब देखे आओगे तब, इसलिए उससे पहले ही फॉलो कर लो। अभी टाइम आपके पास है ना। अब यहाँ पर हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी और कल्चर भी उसमें स्टार्ट करने वाले टॉपिक देने के लिए। ठीक है, आते क्वेश्चन 18 नंबर 18। 18 नंबर है भारत की थिएटर कमांड योजना के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसे स्वतंत्रता के बाद से भारत में सबसे बड़े सैन्य सुधार के रूप में माना जाता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि थिएटर कमांड का लक्ष्य सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत कमांड के नीचे लाना, ये 1947 के बाद भारतीय सैन्य ढांचों का सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, सेकातकर समिति ने 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की सिफारिश की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जो जनरल सेकातकर समिति ने रक्षा खर्च को अनुचित करने और लड़ाकू क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से केवल 3 कमांड की बात नहीं कही थी। वर्तमान योजना के अनुसार भारत 3 भौगोलिक कमांड जयपुर वेस्टर्न, लखनऊ नॉर्दर्न और कोयम्बटूर मैरीटाइम बनाने की ओर अग्रसर होगा। है, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन 19 नंबर है 19, पर्यावरण लेखा परीक्षण नियम 2025 के संबंध में विचार करना है। केवल पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक जिन्हें यादृच्छिक रूप से परियोजनाओं के लिए सौंपा गया है वही अनुपालन लेखा परीक्षक कर सकते हैं। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों के तहत अब कंपनियां अपना ऑडिट खुद नहीं चुन सकती हैं। सरकार की एक केंद्रीय पूल रैंडम जो यादृच्छिक तरीका है उससे ऑडिटर्स को प्रोजेक्ट सौंपती हैं ताकि भ्रष्टाचार और पक्षपात की गुंजाइश न रहे। पहला करेक्ट है। सेकंड, वे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क प्रमाणन जैसे साधनों के साथ एकीकृत होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर ये नियम ग्रीन क्रेडिट और इको मार्क के साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई कंपनी अच्छा ऑडिट स्कोर प्राप्त करती है तो उसे अधिक ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं और जो उसके बाजार मूल्य को प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आंसर क्या होगा? 1, 2 दोनों बातें करेक्ट हैं, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के समुद्री सुधारों के संबंध में विचार करना है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 बंदरगाह नीतियों के समन्वय के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन करता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य MSDC मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को वैधानिक शक्तियाँ देता है ताकि केंद्र और तटीय राज्य मिलकर बंदरगाहों का विकास कर सकें। पहला करेक्ट है। दूसरा, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 आंशिक विदेशी स्वामित्व को प्रतिनिधित्व करता है और सभी जहाजों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 का उद्देश्य वास्तव में विदेशी स्वामित्व के जो नियम होते हैं उनको उदार बनाता है ताकि भारत में जहाजों के पंजीकरण और बढ़े
और भारत में ग्लोबल शिपिंग हब बने। और ये आंशिक विदेशी स्वामित्व प्रतिबंधित नहीं होगा बल्कि प्रोत्साहन करेगा। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। एक बात इसकी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। और यहाँ से देखो, इस टाइप से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से 20 टॉपिक के फिनिश हो गए। ठीक है, देखो आप अगर तैयारी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे, अच्छे से बैठ के करोगे, तो आपको जैसे कि अभी मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, तो कब पता नहीं चलते मुझे कि कब मैंने 20 क्वेश्चन आपको समझा दिए, करा दिए। तो देखो, पढ़ाई को एक बोरिंग तरीके से ना करके आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करो, तो अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि बात रही टारगेट की, टारगेट को आप उठाओ और देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ चुके हो, है ना, उस पर हाईलाइट करो। नहीं पढ़ चुके उन टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, तो जिससे आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो पाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। ठीक है, वह आपको टॉपिक लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था कि क्या क्या टॉपिक यहाँ से पूछे गए थे। राइट, तो करीब यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो थे वो पीआईबी से शामिल थे, 20 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। और इस बार पीआईबी का मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, वो टॉपिक में आपको टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स दे रहा हूँ डेली टारगेट में, तो उसको नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। जैसे 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है, करीब कभी 9 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन मैं आपको उसमें कराता हूँ। तो कैसे मिला के करीब कम से कम 30 क्वेश्चन एक तरह से हम लोग डेली करते हैं, ऐसा मान लो, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन होंगे वो। और इन सबके जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, सब टॉपिक आप लिखते चलो, वो टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन भी करते चलो। ठीक है, जहाँ पर जितनी क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन मैंने बात किया, इस क्वेश्चन की जितनी भी बातें आनी थी वो मैंने आपको सब बातें बता दी कि यहाँ से किसी भी माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी आज हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 29 भी करेंगे। राइट, और कल हम लोगों ने देखा था जो पीटी 365 मैगजीन है उसका अपडेटेड मैगजीन जो 1 थी, अपडेटेड 1 का कहने का मतलब है कि उसमें जो करीब दिसंबर जनवरी की मैगजीन आई थी ना, उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज निकाले हैं, 200 प्लस एमसीक्यूज उसमें। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कल कर लिया शाम को, आज पार्ट 2 शाम को करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, एक एक चीज़ों को फॉलो करो और एक एक चीज़ों को अपना तैयारी अच्छे से करते रहो। अभी टाइम आपके पास काफ़ी है। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे अपडेट यहाँ पर चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।